में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करूंगा यहाँ पर संस्कृति आईएएस के यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम आने वाला है पीटी का 12 अक्टूबर को, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की टेस्ट सीरीज संस्कृति आईएएस की लगने वाली है, जिसमें हम जीएस के प्रश्न पत्र पहले की यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को बाइलिंगुअल में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अच्छे से देख पाएंगे और हम हिंदी को यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग बताइए। तो पुरातात्विक स्थल है, इनको इनकी अवस्थिति के आधार पर नॉर्थ टू साउथ, हमें उत्तर से दक्षिण की ओर इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा यहाँ पर क्रम जो है रहेगा। तो हम सबसे पहले क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमारा बुर्जहुम आएगा। बुर्जहुम की बात की जाए तो आपका बुर्जहुम जो है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो चौथा वाला पहले नंबर पर आएगा। फिर आपका आएगा भीमबेटका। अब भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आपका क्या है, फिर आपका पिक्कीहल है। और पिक्कीहल की बात की जाए कहां पर है, तो पिक्कीहल आपका कर्नाटक राज्य में है, ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और अंतिम में चौथे नंबर पर आपका आएगा अतिरमपक्कम। क्या आएगा, अतिरमपक्कम आएगा। और ये कहां पर है आपका, ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, चौथे नंबर पर आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा। 4 2 3 1 ऑप्शन हमारे सही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कुछ चीजों की जैसे बात करें, जैसे बुर्जहुम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल है। कैसा है, नवपाषाणकालीन जो है आपका स्थल है, ध्यान रखिएगा। और यहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। कैसे, गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। गर्तावास के साथ साथ यहाँ पर जो है कब्र में मानव के साथ में कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। कहां से हुए, बुर्जहुम से प्राप्त किए गए हैं। भैया अगर हम बात करें भीमबेटका भारत में पुरातात्विक है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। कैसा है, प्रसिद्ध जो है पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवपाषाणकालीन आपका ये स्थल नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। कैसा है, प्रागैतिहासिक कालीन आपका जो है स्थल है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के स्थित है। और यहां से गुफा चित्रों के प्राचीनतम मानव सभ्यता के प्रमाण जो है मिलते हैं। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैन दर्शन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैन दर्शन के संदर्भ पर विचार करना है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हमारा सही है। तो बात करें स्यादवाद के अनुसार हमारा प्रत्येक ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। कौन सा बात कहता है, स्यादवाद कहता है कि जो प्रत्येक ज्ञान है हमारा वो सापेक्षता सत्य होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कहता है। दूसरा है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। कैसे होते हैं, तो प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेसिक यहाँ पर दोनों सही है, एक और दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक छोटी सी याद रखना है चीज को, जैन धर्म की अगर यहाँ पर बात आ रही है तो जैन धर्म में आपके कितनी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए। कितने, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपके 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो कौन से थे, पार्श्वनाथ थे। और 24 की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। कौन से थे, महावीर आपके स्वामी थे। तो आपको ये आपके 24 जो आपके तीर्थंकर हैं इनको आपको याद रखना है। साथ में महावीर स्वामी ने इनमें से 5 आपके किसको, 5 ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका यहां पर ब्रह्मचर्य। अब इनमें से आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जो है आपके पार्श्वनाथ ने दिए हैं। इन चारों को पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। लेकिन जो आपका 5वां वाला है वो आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा है, इसलिए महावीर स्वामी ने आप कहेंगे पांचों जो है आपके यहाँ पर आपके ब्रह्मचर्य पालन के लिए बात की है। तो समझ गए आप, स्यादवाद से जैन धर्म जो है आपका स्यादवाद अनेकांतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ पाली ग्रंथ। कैसा है, प्रसिद्ध बौद्ध पाली ग्रंथ विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। तो प्रसिद्ध पाली बौद्ध ग्रंथ है और विशुद्धि मग्ग के रचयिता की बात कर रहा है तो हम कहेंगे बुद्धघोष है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बुद्धघोष है। और बुद्धघोष एक भारतीय बौद्ध विद्वान रह चुके हैं और भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों के लेखन में पाली भाषा के लिए ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। नेक्स्ट आता है, मौर्य सम्राट अशोक ने निम्नलिखित शिलालेखों में संगम राज्य दक्षिण भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य सम्राट एक अशोक के ऐसे कौन सा शिलालेख है जो कि संगम राज्य दक्षिण भारत में विषय की जानकारी देता है। तो हम कहेंगे एक तो आपका दूसरा है और तीसरा और 13वां है। कौन सा है, दूसरा और 13वां आपका जो शिलालेख है वो दक्षिण भारत में संगम राज्य के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा
सत्य है। चलिए विचार कर लेते हैं। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश अपना राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होती चली गई, उसके बाद वाकाटक जो वंश है अपना राज्य स्थापित करने में इन्होंने अपनी समृद्धि पाई थी। बिल्कुल ठीक है। वाकाटक वंश का पहला राजा पिरवरसेन प्रथम था, तो वाकाटक वंश का पहला राजा पिरवरसेन वंश नहीं था बल्कि आपका विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था। तो आपको ध्यान रखना है, आपका वाकाटक वंश का पहला राजा विंध्य शक्ति था और इसके पश्चात इसका पुत्र जो है पिरवरसेन प्रथम था। तो ऑप्शन केवल पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है वो आपको समझ लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है? यूपीएससी नट नाम है। यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट ही लगाना है। 300 प्लस टेस्ट हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमने क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से पीडीएफ और वीडियो दोनों ही चीज यहाँ पर हमने लागू लॉन्च की हुई है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर 23 पीडीएफ मिलती हैं। सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, साथ में यूपी जीके और आपका करंट अफेयर्स भी इसमें कवर हो जाता है। तो एक बार जरूर जाइएगा यूपीएससी नट ऐप पर, आप वहां पर जाके ज्वाइन करने या ना करो, लेकिन देख लीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन की वापस बात करते हैं। यहाँ पर आता है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल कौन सा कहता है? ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किससे समर्पित है? तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल सोम को समर्पित है, जिसमें पेय नामक देवता का उल्लेख किया गया है। किसको? सोम को समर्पित है। पेय नामक देवता का उल्लेख जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो हेलिडोरस का बेशनगर अभिलेख आपका भागवत धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार कर लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और यहाँ पर फिर उसने क्या किया था? शुंग वंश की जो है नींव डाली थी। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या किसने की थी? उसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी थी, और इस यहाँ पर जो है यहाँ पर वासुदेव ने फिर अभी नए वंश की नींव डाली थी। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और वासुदेव की बात किया तो वासुदेव ने हम बात करें तो कर्ण वंश की जो है नींव डाली थी। किसकी? कर्ण वंश की नींव को डाला था। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यापार क्या? उस व्यापार मार्ग पर स्थित था जो कल्याण को बैगी से जोड़ता है। तो कौन सा मार्ग था? तगर मार्ग था। कौन सा? तगर मार्ग था, व्यापार का मार्ग था उस समय में जो कल्याण को बैगी से जोड़ता था। नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के सम्मिलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो हम कहेंगे यहाँ पर भगवत गीता शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, ब्रह्मसूत्र भी शामिल है। आर्यन यहाँ पर शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा। प्रस्थान त्रयी महत्वपूर्ण वैदिक दर्शन संकल्पना है और वेदांत दर्शन की मूल आधारशिला इसमें मानी जाती है। इसमें संस्कृत में प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, और यहां पर रखना है त्रयी का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? त्रयी का अर्थ तीन होता है, जिसमें भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद का जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है महाकवि दंडी के द्वारा सर्जित नहीं किया गया है? तो महाकवि दंडी ने काव्य दर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा लिखी है, लेकिन काव्यानुशासन यहाँ पर नहीं लिखी है। काव्यानुशासन की बात करें किसकी है? तो हम कहेंगे हेमचंद के द्वारा लिखी। किसने? हेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा आप लोग को चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में एक हाइप वाला ऑप्शन आने लगा है नया, उसको हाइप जरूर कर दीजिए करो। कमेंट के पास में रहता है, उसको हाइप करने से मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नट ऐप पर जाके डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन की बात करेंगे कि संप्रदाय के अनुयायियों को महावृत्तधर कहा जाता है। तो किस संप्रदाय के अनुयायियों को महावृत्तधर कहा जाता है? हम कहेंगे कालामुख संप्रदाय के। किसमें? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावृत्तधर कहा जाता है। यहाँ पर पाशुपत, कालामुख, कापालिक को लिंगायत लिखे हैं, ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो ये चारों अगर बात करें तो ये चारों शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। कौन से? शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन महावृत्तधर कैसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कालामुख संप्रदाय में कहा जाता है। इन चारों में भगवान शिव की पूजा को किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 है, विद्वान है और संरक्षक है। बात करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करें अगर हम विज्ञानेश्वर की बात की जाए, विज्ञानेश्वर की बात की तो विक्रमादित्य षष्ठम शामिल है। बात की जाए भारवी की तो सिंह विष्णु शामिल है।
हेमचंद्र की बात करें कुमारपाल शामिल है, राजशेखर की बात करें महिपाल शामिल है। ऑप्शन हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विजयनगर के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विजयनगर के संदर्भ में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। दासों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था विजयनगर में, बिल्कुल बात ठीक है। महिला दासों को व्यापार नहीं किया जाता था, हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। केवल पुरुषों का दासों का क्रय विक्रय किया जाता था और जिन्हें हम वेशभग के रूप में जानते थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें, हरिहर बुक्का नाम के व्यक्ति ने 1336 में की थी, ध्यान रखना है 1336 में की गई थी। नेक्स्ट आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिए कौन कौन से कर्तव्य थे जो इसमें एक शामिल नहीं है। धर्म के अनुकूल जीवकोपार्जन ये शामिल था, घर पर रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन ये शामिल नहीं था, विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान ये भी शामिल था, देवताओं और पितरों को भोजन कराने पश्चात भोजन ग्रहण करना ये भी शामिल था। तो हम कहेंगे आपका जो शामिल नहीं था बी वाला ऑप्शन गलत था, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैन धर्म की विशेषता है। तो इन तीनों में जैन धर्म की कौन कौन सी विशेषता है, तो हम बात करें कर्म ईश्वर के अस्तित्व का खंडन, भाई ये तो इसमें विशेषता नहीं थी, क्या थी इसमें विशेषता नहीं थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा है कर्म में विश्वास, हाँ बिल्कुल ठीक है। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना, हाँ ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला रहेगा भाई, दूसरा और तीसरा यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, बौद्ध संगति है और उसके अध्यक्ष है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात करें किसने की थी, तो हम कहेंगे महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम कहेंगे सर्वकामिनी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात की जाए तो मुगली पुत्र तिष्य ने की थी और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन आपका जो है हमारा यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या ये सही है, हम कहेंगे भाई गलत है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। कारण कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं, पशु पक्षियों और प्रकृति की पूजा को किया जाता था, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात तो की जाती थी। तो हम कहेंगे मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं लेकिन पूजा को तो किया जाता था, तो यहाँ पर हमारा आर वाला सही रहेगा, जबकि कथन हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भक्ति आंदोलन के संतों, निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भक्ति संत हैं, भक्ति आंदोलन के संत हैं, उनको कालक्रम में व्यवस्थित हमें करना है। जैसे बात अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे, हम सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर तो रामानंद आएंगे। कौन आएंगे, रामानंद आएंगे। रामानंद का जो टाइम पीरियड है 1299 से लेके 1410 रहा है। उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद कबीर आएंगे। कौन आएंगे, कबीर आएंगे। कबीर का टाइम पीरियड की बात करें 1398 से लेके 1518 रहा है। उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद गुरु नानक आएंगे। कौन आएंगे, गुरु नानक 1469 से लेके 1539 टाइम पीरियड रहा है। और अंतिम में दादू दयाल आएंगे, इनका टाइम पीरियड की बात करें 1544 से लेके आपका 1603 रहा है। ऑप्शन हमारा रहेगा बी वाला, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सातवाहन वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। सातवाहन वंश के कुछ शासक हैं, उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन आया फिर सबसे बाद में कौन आया। जैसे बात करें सबसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की जैसी बात आती है तो हम कहेंगे इनका टाइम पीरियड जो है 106 से लेके 130 ईस्वी रहा है। क्या रहा है, 106 से लेके 130 ईस्वी रहा है। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद हम कहेंगे हमारा वशिष्ठी पुत्र पुलमामी आते हैं। कौन आते हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी आते हैं। इनका टाइम पीरियड 130 से लेके 154 ईस्वी रहा है। कितना, 154 ईस्वी रहा है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद शिव श्री सतकर्णी आते हैं। सिर्फ श्री सतकर्णी की अगर बात करें हम, सिर्फ श्री सतकर्णी की बात की जाए तो इनका जो टाइम पीरियड है 159 से लेके 166 इनका ईस्वी रहा है। और यज्ञ श्री सतकर्णी सबसे अंतिम में आते हैं, इनका 165 से लेके आपका 192 ईस्वी रहा है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा जो ए वाला रहेगा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। औरंगजेब कालीन प्रशासनिक आदेशों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो औरंगजेब के काल में प्रशासनिक आदेशों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिंदू व्यापारियों पर 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5%, 2.5% सीमा शुल्क को लिया जाता था। जो बाउंड्री शुल्क होता था वो यहाँ पर हिंदुओं से 5% और मुसलमानों व्यापारियों से केवल 2.5% आधा लिया जाता था। बिल्कुल सही है। खालसा भूमि के राजस्व संग्रह के लिए हिंदुओं को नियुक्त किया गया था। नहीं भाई साहब, हिंदुओं को नियुक्त यहाँ पर जो है नहीं किया गया था। किसको, हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि खालसा भूमि करोड़ी मुसलमान है ना, सभी सूबेदार स्थानीय अमलों में गैर मुसलमान मजालिमों को बर्खास्त करके मुसलमानों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। अगर मान लो कोई गैर मुसलमान व्यक्ति
होता भी था तो उनको हिंदू को हटा दिया गया था, वहां पर मुसलमान व्यक्ति को अलाउ किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जहांगीर के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बीजापुर के सुल्तान आदिल कसाई का चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को भेजा था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने के लिए? हम कहेंगे फारूक बेग को। किसको? फारूक बेग को भेजा था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ दीवान विभाग है और एक तरफ संस्थापक है, कौन सा विभाग के संस्थापक से संबंधित है? यहाँ पर शुभलित कीजिए। जैसे बात करें दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज के संस्थापक बलबन है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक संस्थापक है, ये भी सही है। दीवाने इश्तियाक का नाम आता है तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। और यह पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग था। तो हमारा तीसरा वाला तो गलत था। दीवाने बंदखान का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया है क्योंकि दान विभाग था। तो ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा है? दोहरे गुम्बद वाला पहला मकबरा भारत में कौन सा है? अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हुमायूं का मकबरा है। किसका? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किसमें? लाल बलुआ जो पत्थर होता था, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा के रूप में इसका नाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पैबाकी शब्द से क्या अर्थ है? पैबाकी, जो मुगल काल में पैबाकी शब्द से उसका क्या अर्थ था? तो किसी जागीरदार से छीनकर नए जागीरदार को आवंटित करने की रखी गई भूमि को हम पैबाकी के रूप में जानते थे। किसमें? पैबाकी के रूप में जानते थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को मुहिजुद्दीन आलिफ सानी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मुहिजुद्दीन आलिफ सानी की जो उपाधि है किस सूफी संत को दी गई थी? शेख अहमद सरहिंदी को दी गई थी। किसको? शेख अहमद सरहिंदी को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। मुहाजिद ए अल्फ ए सानी की उपाधि को दिया गया था। एक चीज याद रखना है, ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर के और यहाँ पर जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। और अकबर की नई साम्यवादी आस्था दीन इलाही सर्वेश्वरवाद के खिलाफ उपदेश भी है देते थे। तो ये भी छोटा सा मतलब आपका ये है, आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है किन वीरों के पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया था? तो किन से प्रभावित होकर करवाया था? तो जयमल और फत्ता की मूर्तियों को अकबर के द्वारा आगरे के किले के बाहर मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया गया था। और यह जो है पराक्रम के कारण पहचाने जाते हैं। कौन से प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किए गए थे? प्रशासनिक कुछ सुधार थे वो शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किए गए थे। तो हम यहाँ पर कहेंगे एक तो भूमि के मापन और लगान के आकलन के उपायों का मानकीकरण करना, बिल्कुल ठीक है। न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करना, ये भी सही है। घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करवाना, ये भी सही है। स्थानीय प्रशासन को स्थापित करना, ये भी सही। तो हम कहेंगे चारों के चारों ऑप्शन आपके प्रशासनिक सुधार के मामले में शेरशाह सूरी द्वारा लागू किए गए थे। हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत से अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया है, किसने किया है? तो हम कहेंगे यहाँ पर फ्रांसिस बर्नियर ने किया। किसने? फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा किया गया है। और यह फ्रांस का निवासी था। कभी पूछा जाए एग्जाम में कहाँ का निवासी था, तो यह फ्रांस का निवासी था, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का निवासी था। और एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, ये सभी इसमें गुण भी थे। क्या थे? चिकित्सक के थे, दार्शनिक के थे, इतिहासकार के, सभी इसमें गुण थे। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए राजपद के नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बिल्कुल बात ठीक है। सिजदा और पैबोस की बात की जाए तो बलबन के द्वारा ही शुरुआत को किया गया था। सिजदा और पैबोस जो है कदमों पर बैठना और उनके हाथ को चूमना, सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरुआत किया था। बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, जरूर था, ये तो बात ठीक है, लेकिन बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया गया था। और तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो तुर्कान चहलगानी में 40 सरदार होते थे विश्वसनीय, जिसमें इल्तुतमिश ने चालू किया था। बलबन इबीस का सदस्य था, लेकिन बलबन ने ही इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सही है और ए की व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत कालीन किस सुल्तान के निधन पर बदायूं ने राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से, ये किस प्रकार की टिप्पणी थी, किसके लिए थी? तो हम कहेंगे यह बात किसने कही है? सबसे पहले तो यही याद रखो, ये बात जो है बदायूं ने की है। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है, ये बात जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई है और बदायूं ने कही है। सल्तनत कालीन निम्नलिखित सुल्तानों को एक काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सल्तनत काल में सुल्तान को एक काल क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन पहले था कौन बाद में था। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन की बात करें, रुकनुद्दीन आएगा, फिर उसके बाद मुबारक शाह आएंगे, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और अंतिम में आपके आलम शाह आएंगे। आलम शाह बोले तो ये आपके सैयद वंश समेत है, किसमें? सैयद वंश से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश समेत है। मुबारक शाह की बात की जाए तो आपकी ये खिलजी वंश से संबंधित है और रुकनुद्दीन की बात किया तो आपकी ये गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा, 1 2 3 4 सही ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत कालीन निम्नलिखित में से किस स्थापत्य में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? घोड़े के नाल की अगर इस तरीके से बात की जाए, घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब का प्रयोग है सल्तनत काल में सबसे पहले किसने किया है? तो हम कहेंगे अलाई दरवाजे में किया गया है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहां पर अच्छा एक चीज का आप थोड़ा सा बता दूं तो यूपीपीएससी के लिए हम यहां पर आपके इसी चैनल पर क्विक रिवीजन नोट्स के नाम से हमारी एक सीरीज है, आपको मिल जाएगी, यूपीपीएससी 2025 लिखा होगा, जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, सारे टॉपिकों की वीडियो बन रही है, सारे टॉपिकों की वीडियो बन रही है और इसकी प्रॉपर वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है। आप ऐप को भी ज्वाइन करके देख सकते हो या फिर चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन से ग्रंथ और रचनाकार हैं जो कि सही है? तो बात करें यहाँ पर नूह शिपेहर की बात की जाए, नूह शिपेहर की बात की जाए तो यह अमीर खुसरो ने लिखा है, बिल्कुल बात ठीक है। रियाजुल इंसा की बात की जाए, रियाजुल इंसा की बात की जाए तो यहाँ पर महमूद गवाह से संबंधित है क्या? तो हम कहेंगे भाई साहब ये महमूद गवाह से संबंधित, हम कहेंगे बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर की बात की जाए, बुरहान ए मासिर जो है आपका आपके तबतबाई यहाँ रफीउद्दीन सिराजी के द्वारा संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारा केवल 2 रहेंगे, केवल 1 और 2 सही हैं, जबकि आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुरहान ए मासिर दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना जो है किसने की है? तो इसकी रचना की बात की जाए हम सैयद अली तबतबाई ने की है। किसने? सैयद अली तबतबाई के द्वारा इसकी रचना जो है की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? विचार करें, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्या नामक ग्रंथ की रचना को किया है, हम कहेंगे बिल्कुल बात किया है ना। अच्छा किस भाषा में किया ये कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? कमेंट करके बताओ, आमुक्तमाल्या नामक जो ग्रंथ है कृष्णदेवराय ने जो लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? भाषा का बताओ, किस भाषा में लिखा है जल्दी से। दूसरा है कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, हम कहेंगे ये भी सही है। कृष्णदेवराय के दरबार को अल्लासानी पेडन्ना नामक राज्य कवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। तो अल्लासानी पेडन्ना कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित करते थे, ये तो बात सही है। यह संस्कृत एवं तमिल के नहीं बल्कि तेलुगु के, किसके? संस्कृत नहीं बल्कि तेलुगु, इन दोनों भाषाओं के वह ज्ञाता थे। तो हम कहेंगे तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट। किस कवयित्री ने अपनी कृति मधुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है? तो किसकी कृति है जिसने अपनी कृति में मधुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है? गंगा देवी की कृति है। किसकी है? गंगा देवी की कृति है, ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाना का किससे निम्नलिखित में से क्या है? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जो निर्मित इबादत खाना है वो क्या है? हम कहेंगे विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए एक भवन था। वो कहां पर था? फतेहपुर सीकरी में था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। कब बनवाया था? तो 1575 में बनवाया था। और एक चीज याद रखना है, इसको 1578 में सभी धर्मार्थियों के लिए, सभी विद्वानों के लिए खोल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे बात करें, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कारण कि अकबर अपने पुत्र जहांगीर के जन्मोत्सव को चिरस्थायी बनाना चाहता था। नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है, चिरस्थायी नहीं बनाना चाहता था। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल ए वाला सही है, जबकि आर वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक और लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? जैसे आलमगीर नामा की बात की जाए, आलमगीर नामा जो है आपकी मिर्जा मोहम्मद काजिम से संबंधित है। तबकात अकबरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो संबंधित है आपकी निजामुद्दीन अहमद संबंधित है। चाहर चमन की बात की जाए तो चंद्रभान
ब्राह्मण सम्मिलित है, और इकबाल नामा जहांगीर की बात करें तो मुतबित खास सम्मिलित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो डी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सल्तनत काल के प्रसिद्ध सिक्के टंका, दीनार और जीतल क्रमशः किन धातुओं के बने थे। जैसे टंका की अगर बात करें, टंका आपका चांदी का बना था, किसका, चांदी का बना था। दीनार की बात की किसका बना था, सोने का बना था। और अगर जीतल की बात की किसका बना था, तांबा का बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, टंका, दीनार, जीतल, टंका चांदी का, दीनार सोना का, जीतल तांबा का बने हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र है और खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार श्रेष्ठता है। कौन सा स्थान आपके यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पर स्थान है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें हम तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका दूसरे राज्य पर, दूसरे स्थान पर, कौन से, दूसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर आपका तीसरे स्थान पर है। केरल की बात की जाए तो पहले स्थान पर है। वहीं गुजरात की बात करें चौथे स्थान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ ही समारोह की सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो अनोरा फिल्म जो है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है और सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। इस पुरस्कार के निर्देशक की बात की जाए तो सीन बेकर है। कौन है, सीन बेकर इस पुरस्कार के आपके क्या है, आपके फिल्म के निर्देशक हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा है ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही है। चलिए बात कर लेते हैं। तो हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्या है, एक तरीके से जैकेट है और हल्के वजन की है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के लिए मिलकर संयुक्त रूप से बनाया है। तो भाई साहब दूसरा वाला गलत लिखा है। इसका जो निर्माण है आपका यहाँ पर DRDO ने तो बनाया है, ये तो सही बात है, DRDO ने बनाया है। DRDO के साथ साथ यहाँ पर IIT क्या है, IIT दिल्ली ने बनाया है, ना कि आपके मद्रास ने बनाया है। तो ऑप्शन केवल हमारा कहेंगे पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो 66वां आपका मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो आपका न्यूएन टी नगाकुओंग को मिला हुआ है, कारमा फुटसो को मिला हुआ है, मियाजाकी हयामो को मिला हुआ है। तो 1, 2, 3 सही है, आर रवि कृष्णन को नहीं मिला। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपके सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कारमा फुटसो कहाँ से संबंधित है, तो आपके हम कहेंगे ये भूटान से संबंधित है। बात की जाए मियाजाकी हटाओ कहाँ संबंधित है, मियाजाकी हयाओ कहाँ संबंधित है, तो हम कहेंगे ये आपकी जापान से संबंधित है। और आपकी न्यूएन थी न्यांग फुओंग की बात की कहाँ संबंधित है, ये आपकी वियतनाम से संबंधित है। तो इन चारों को आपको ये तो आप नाम से भी याद कर लो या फिर आप कंट्री से याद कर लो। आर रविकरन को बात किया है, आर रविकरन जो है आपकी, एक बात ध्यान रखना है, इनको 2023 में रेमन पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 2023 में मिला था इनको। यह थोड़ा सा आप एक विकल्प है तो याद कर लो। सूची 1 और सूची 2 है, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं और कौन से देश में चुने गए हैं। जैसे बात की जाए रतु नाइकामा लाल बलाबू फिजी के लिए चुने गए, करेक्ट है। पेंटो गल्टान शिवनाथ बात्रा थाईलैंड में चुने गए हैं। जाफर हसन जॉर्डन में चुने गए हैं और शिगेरू इशिबा आपकी जापान में चुने गए हैं। ऑप्शन हमारा ए वाला रहेगा कि भाई 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय था। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 की विषय के बारे में बात कर रहा है, क्या था, सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना इस वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट विषय था। और 11 से लेकर 13 सितंबर के बीच में जो है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहां पर, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा BNT 116 क्या है। BNT 116 की बात कर रहा है, सुर्खियों में था, क्या है, तो हम कहेंगे बायो एनटेक द्वारा विकसित फेफड़ों के कैंसर का टीका है। क्या है, बायो एनटेक के द्वारा निर्मित फेफड़ों के कैंसर का टीका है। एक तरीके से लंग्स कैंसर का यह क्या है, टीका है, और बायो एनटेक के द्वारा निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है, क्या ये सही बात है। तो रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। भैया ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा की गई है, ना कि हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए आरंभ जो है किया गया है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तो ये नहीं पूछ रहा है कि भारत में वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, बात यहाँ पर ये पूछी जा रही है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में किन संकेतकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम कहेंगे अल्प पोषण का प्रयोग किया जाता है, दूसरा शिशु दुर्बलता का प्रयोग किया जाता है, तीसरा शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है।
जीवन प्रत्याशा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। अब हम बात करें, अगर ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, आपका सी वाला सही रहेगा, 1, 3, 4। अब हम बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था, तो 127 देशों की गणना की गई थी। 127 देशों में 105वें स्थान पर भारत है आपका। स्कोर की बात किया, भारत का जो स्कोर है 27.3 स्कोर के साथ जो आपका भारत है आपका प्राप्त है। तो GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105 रहा था आपका 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात की जा रही है भाई राष्ट्रीय ध्वज जो बदला गया है सर्वोच्च न्यायालय का, ध्वज जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस ध्वज को संविधान की पुस्तक को सबसे ऊपर दर्शाया गया है। संविधान की पुस्तक को सबसे ऊपर दर्शाया, क्या ये सही है, तो हम कहेंगे भाई ये तो बात गलत लिखी है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। प्रतीक चिन्ह पर यतो धर्मशतो जया मतलब कि देवगिरी में अंकित लिखा हुआ है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो लिखा है। तीसरा है, न्याय की देवी प्रतिमा में तराजू को संविधान से प्रतिस्थापित किया गया है, नहीं भाई ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर केवल बी वाला रहेगा, केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही। अब हम बात करें नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में। भारतीय राष्ट्रपति ने, किसने, भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। तो किसके द्वारा किया गया है, तो पहला ऑप्शन तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण किया था। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, CGI की बात किया है, CGI के द्वारा जो आपकी न्याय की देवी की प्रतिमा है, न्याय की देवी की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया था। और यहाँ पर ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया था। सबसे इंपोर्टेंट बात, अशोक चक्र सबसे ऊपर है, क्या है, अशोक चक्र जो है सबसे ऊपर है इसमें। और एक चीज और रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट भवन में संविधान की पुस्तक को नीचे दर्शाया गया है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, अशोक चक्र ऊपर हो गया है। और यहाँ पर यतो धर्मशतो जया देवगिरी में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय होती है, क्या है, जहां धर्म है वहीं पर विजय होती है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। तीसरा है न्याय की तीसरा है न्याय की देवी प्रतिमा में साड़ी में पश्चिमी पोशाक का स्थान पहने हुए हैं, आंखों पर पट्टी हटाकर खुली आंखों में है, क्योंकि कहा गया है कि अब जो कानून है वो सबको समान रूप से देखता है, अब कानून अंधा नहीं है। तो ध्यान रखना है, आपको साड़ी में पहने हुए हैं एक तरीके से, और यहाँ पर कानून अंधा नहीं है, आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है, सभी को समान रूप से देखता है। तो ऑप्शन हमारा केवल इसीलिए हमारा दूसरा वाला सही था। क्वेश्चन है कि एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राजवंश है, इनको मिलाना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो मोढेरा का शूर मंदिर की बात किया तो आपका सोलंकी राजवंश सम्मिलित है। बात सोलंकी राजवंश सम्मिलित है किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। कब निर्माण करवाया था, तो 11वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था, तो हम कहेंगे भीमदेव। कौन से, भीमदेव आपके राजा थे, भीमदेव प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया था। गुजरात राजवंश सम्बंधित है, सोलंकी राजवंश गुजरात राज्य से संबंधित है, सोलंकी राजवंश संबंधित है, भीमदेव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। महाबलीपुरम के मंदिर के निर्माण की जाए, पल्लव राजवंश सम्मिलित है। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश सम्मिलित है, किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया था। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं को राज सिंह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज सिंह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में 3 देवालय हैं, क्या है, इस मंदिर में 3 देवालय हैं, ध्यान रखना है, जिसमें 2 शिव को समर्पित है। किसको, 2 शिव को समर्पित है। उनमें से एक की बात की जाए पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख है। और 3 में से एक किसको समर्पित है, तो एक विष्णु को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखो, एक विष्णु को समर्पित है, 2 शिव को समर्पित है, और इसमें 3 आपके देवालय हैं। मंदिर की दीवारों पर नंदी, शिव के साथ बैल की प्रतिमाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर की बात किया तो चंदेल राजवंश से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजवंश सम्मिलित है। लेकिन इस वास्तुकला का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण की बात किया है तो 954 ईस्वी में पूरा हुआ था। किसमें, 954 ईस्वी में पूरा हुआ था। और चंदेल वंश के 7वें राजा थे, कौन से, चंदेल वंश के 7वें नंबर के राजा थे, क्या थे, यशोवर्मन। कौन थे, यशोवर्मन चंदेल वंश के राजा थे। यशोवर्मन के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। खजुराहो के मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है, विशेषता खजुराहो मंदिर की ये है पंचायतन शैली से मंदिर बने हुए हैं। कैसी, पंचायतन शैली से जो है मंदिर बने हुए हैं। पंचायतन शैली का मतलब क्या है, तो ये आपका बीच में हो गया एक मुख्य मंदिर, क्या हो गया, बीच में एक मुख्य मंदिर हो गया और आसपास उसके और भी मंदिर है।
और भी मंदिर हैं, इनको हम पंचायतन शैली के रूप में जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे खजुराहो के मंदिर। विरूपाक्ष के मंदिर की बात किया तो चोल वंश संबंधित नहीं है, विरूपाक्ष का मंदिर आपका चालुक्य वंश संबंधित। किससे? विरूपाक्ष का मंदिर चालुक्य राजवंश संबंधित है। और जो इसका निर्माण है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ। विक्रमादित्य ने नहीं करवाया, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और इनकी पटरानी थी, कौन थी? इनकी पटरानी थी, कौन पटरानी थी? लोक महादेवी। कौन थी? लोका महादेवी थी, लोका महादेवी थी। और इनके द्वारा ही इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो नागर शैली से बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कितने ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 हमारे ऑप्शन सही है, तो केवल 3 ऑप्शन भी टिक लगाएंगे, जबकि चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 4000 पावन संरचनाओं का संग्रह ग्रंथ नलिरा दिव्य प्रबंधनम किन भक्ति संतों से सम्मिलित है? तो नलिरा दिव्य प्रबंधनम रचनाओं का संग्रह है, किस भक्ति संतों से सम्मिलित है? सबसे पहले तो इसको ये समझो ये किस भाषा में है, तो ये आपका तमिल भाषा में। कौन से? तमिल ग्रंथों का संग्रह है। किसके लिए जाना जाता है? तो हम कहेंगे विष्णु के लिए जाना जाता है। जो इसमें विष्णु के उपासक हैं उनके द्वारा इस स्तुति को समर्पित है। 12 जो अलवार संत हुआ करते थे विष्णु के उपासक तमिल कवि में, उनके ही द्वारा इस भक्ति संत से सम्मिलित है। तो हम कहेंगे अलवार संतों से संबंधित है। किसमें? अलवार संतों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर वैदिक काल के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? अब गलत ऑप्शन की बात करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है? कर संग्रहण का कार्य संग्रह हेतु नामक अधिकारी करता था। उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स या कह सकते हो जो फीस है ना, कुछ भी मान लो, कर संग्रहण का जो कार्य था कौन करता था? संग्रहित नामक अधिकारी करता था। तो हम कहेंगे ये तो सही लिखा है। आकस्मिक हमलों के हेतु राजा स्थायी सेना रखते थे, क्या ये सही है? तो उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो राजा जो था कोई स्थायी सेना नहीं रखता था उस समय, आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा आपने। तो पहला, दूसरा गलत हो गया। स्थानीय विवादों का निपटारा राजा के द्वारा किया जाता था। तो अगर हम बात करें स्थानीय विवादों का निपटारा, तो आपको पता होगा निचले स्तर पर प्रशासन का भार ग्राम सभाओं को दिया जाता था। कैसा दिया जाता था? ग्राम सभाओं को दिया जाता था। और ग्राम सभा ही निपटाती थी, ना कि राजा निपटाता था। जब वो मामला ऐसा हो जाता था पेचीदा, तब राजा निपटाते थे। तो स्थानीय विवाद कौन से संभालते थे? ग्राम सभा संभालती थी। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, वही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, तो उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा एक चीज और भी है, हमने लास्ट आपके 60 डेज के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है। क्या बनाई है? स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है। शायद आप लोगों ने चैनल पर जाके देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या चैनल पर जाके देख लेना। स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। खुद मुझे बनाने में 4 दिन लग गए हैं, 4 दिन। तो आप सोचो उसको कुछ तो होगा जो हमने यहाँ पर बनाया होगा, है ना, कुछ तो होगा कबाड़ा जो मैंने आपको बताया होगा। तो आप एक बार जाके जरूर देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉलो करना, हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन देख लेना, शायद उससे कोई आपको अच्छा आइडिया मिल सके। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य एशियाई राजवंश थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने किस क्रम में आक्रमण किया, हमें इसकी बात ही करना है। तो सबसे पहले इन समूह में जो हमें दिख रहे हैं हिंद यूनानी आए थे। कौन थे? हिंद यूनानी आए थे। शकों का भारत में जो हिंद यूनानियों का आपके आगमन है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? तो शकों के तुरंत बाद ही हिंद यूनानियों के बाद ही शक आ गए थे। कौन आ गए थे? शक आ गए थे। और शक के बाद में पहलव आए थे, और पहलव के सबसे अंतिम बाद में कुषाण आए थे, जो कनिष्क था इसका प्रमुख व्यक्ति। और चौथी बौद्ध संगति आपकी कनौसाण के शासनकाल में देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा आपका इस तरीके से ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है? मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु कौन सी है? तो यहाँ पर जो मिलिंद हैं और वेद बुच्छु नागसेन हैं, इनके बीच में प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। ये मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु है। अगर हम बात करें नागसेन कौन थे? नागसेन राजा मिलिंद अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। अंतोगोत्ता क्या हुआ? इस प्रभाव से बौद्ध बन जाते हैं मिलिंद, है ना। जब मिलिंद जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तर होते रहे तो क्या होता है, बाद में ये भी अपना जो है अपना लेते हैं। भारत पर प्राचीन आक्रमण हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले किसके? हिंद यूनानियों के द्वारा
किया गया था। पहले स्थान पर यही आते हैं, अभी ऊपर बताया भी है मैंने। इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था, आपको याद होगा। मिनांडर नाम का आता है, मिलिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? मिलिंद के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। पंजाब में आधुनिक सियालकोट में इन्होंने अपनी गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया और नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। तो आप समझ पाए होंगे मिलिंद या मिनांडर कौन व्यक्ति था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? हम कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मेगास्थनीज ने क्या है? मेगास्थनीज के भारत विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। मेगास्थनीज के भारत विवरण के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही बात करें, पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा प्रशासित होता था, ये बात मेगास्थनीज ने कही है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है दास प्रथा विद्यमान थी, तो मेगास्थनीज ने कहा था कि दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। क्या था? इन्होंने क्या कहा था? दास नहीं थे, तो इनका दूसरा वाला गलत हो गया। मथुरा क्षेत्र में हेराक्लीज की पूजा की जाती थी, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही है। दुर्भिक्ष में राज्य द्वारा अन्न वितरण किया जाता था, तो दुर्भिक्ष में राज्य कोष्ठागारों को अन्न वितरण किए जाने का विवरण मेगास्थनीज ने नहीं किया है, तो इन्होंने कहा है कि अन्न वितरण जो है नहीं किया जाता था। तो यहां पर ये भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो पहला और तीसरा ही केवल सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत थे, मैंने आपको तुरंत यहां पर करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, उसको सुन लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब इस ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में 300 से ज्यादा आपको टेस्ट ही लगाने को मिल जाती है। फुल टेस्ट, सब्जेक्ट चैप्टर, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज सारे मिल जाते हैं, विद आपको सीसेट लगाने को भी यहाँ पर मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ऐप को डाउनलोड करने के बाद। साथ में क्योंकि रिवीजन नोट्स हमने बनाए हुए हैं जिसमें 23 पीडीएफ के साथ साथ में वीडियो भी मिल रही है, भी आपको ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि रिवीजन नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस तो मिलता ही मिलता है, बल्कि यूपी जीके की भी 4 अलग से आपको पीडीएफ मिल जाती हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अभी जाइएगा ऐप पर, डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट। कैसे डाउनलोड करना है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी कर लेना, या फिर आप लोग सर्च कर लेना प्ले स्टोर पर, क्या करना है? यूपीएससी नट। तो वहां पर आप लोग सारी चीजें को फुलफिल कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा नामंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? तो इन चारों में एक ऐसा मंदिर है जो नागर शैली में नहीं है। अगर अभी थोड़ा सा दिमाग अगर आपके पास है तो आपने अभी ऊपर पहला वाला जो क्वेश्चन किया था तो उससे भी दिमाग लगा सकते हो। भारत में आपकी मंदिरों की कितनी शैलियां हुआ है? तो सबसे पहले तो ये समझो, उत्तर में आपकी नागर शैली हुई है। कौन सी? उत्तर में नागर शैली हुई है। आपकी हम बात करें दक्षिण में कौन सी शैली हुई? तो दक्षिण में द्रविड़ शैली हुई है। और अब बात करें नागर और दक्षिण के बीच में मध्य में कौन सी शैली हुई है? तो बेसर शैली हुई है। कौन सी? बेसर शैली। तो भारत में मंदिर कितनी शैली है? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली है। और इन्हीं से 3 शैलियों से अलग अलग शैलियों का निर्माण क्षेत्र के स्तर पर हुआ है ना, क्षेत्र के स्तर पर हुआ है। खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा मंदिर नागर शैली में नहीं है? तो दिलवाड़ा का, अगर हम जैन मंदिर की बात करें, किसकी? दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो आपका कैसा है? ये नागर शैली में स्थित है, नागर शैली में स्थित है। हम फिर बात करें यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की, हम कहेंगे ये भी आपका नागर शैली में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में है ना। और अगर हम बात, अच्छा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है, तो नागर शैली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में, ये भी नागर शैली में। कंदरिया महादेव के मंदिर की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में खजुराहो में है, ये भी आपका नागर शैली में। महाबलीपुरम का तट मंदिर जैसे ही आता है, महाबलीपुरम के तट मंदिर जो है आपकी दक्षिण भारत से संबंधित है, कैसे? साउथ इंडिया से संबंधित है, और यही आपका द्रविड़ शैली से संबंधित है। कौन सी? द्रविड़ शैली से संबंधित है, मतलब ये नागर शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा। ऑप्शन जो है बेसर शैली से कौन सा नहीं है? डी वाला ऑप्शन संबंधित नहीं है। किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पहले तो ये समझो, कश्मीर में जो था आपका मार्तंड मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 724 से लेके 760 ईस्वी के शासन काल में किया था। अब आपको याद आ रहा होगा किसने किया करवाया था, तो हमें याद रखना है कारकोट वंश। कौन सा था? कारकोट वंश था। उस कारकोट वंश में एक व्यक्ति था, कौन व्यक्ति था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ। कौन थे? ललितादित्य
ललितादित्य मुक्तापीठ थे, उनके द्वारा ही यहाँ पर मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा भाई, बी वाले में ललितादित्य नाम है, ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो अब इतना छोटा क्वेश्चन शायद आप लोग भी आंसर दे सकते हो। परसुड़ी नदी पर लड़ा गया था, और परसुड़ी रवि को वर्तमान में क्या कहते हैं, परसुड़ी रवि को ही वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये तो शायद बहुत छोटा क्वेश्चन है। 10 राज युद्ध जो है आपके 10 व्यक्ति कौन थे, इनमें से अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वर्ष, अनिल, पक्वन, भलानस, शिव, विशानिन, ये जो आपके राजा थे, और विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। तो इन 10 राजाओं के बीच में युद्ध को लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। और इसमें विजय किसकी हुई थी, विजय हुई थी किसकी, भरत के राजा सुदास की, भरतों के राजा सुदास की इसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी, है ना। उस सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे। आपको ये भी याद रखना है। क्यों हुआ था, आपको पता ही हुआ, गुरु का परिवर्तन हो गया था, इसीलिए युद्ध हुआ था। किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। तो ऐसी कौन सी विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए प्रसंग पर आधारित है, हम कहेंगे शौद्रानंदन। कौन सी है, शौद्रानंदन जो है आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ 3 अंकर है, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह है, इनको मिलाना है। ऋषभ देव की बात की जाए प्रतीक चिन्ह की, तो हम कहेंगे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह आपका वृषभ था। क्या था, वृषभ था। ठीक है, बात करें हम शांति नेमी की, शांतिनाथ की, शांतिनाथ की बात की तो हिरण्य था, ये भी ठीक है। अरिष्ट नेमी की बात किया तो शंख था, और महावीर स्वामी की बात किया तो सिंह था। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी वाला रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, धमेक स्तूप के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। धमेक स्तूप के बारे में विचार करना है। इसे गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल। धमेक जो स्तूप था आपका गुप्त शासकों के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, करेक्ट है। यह एक ऊंचे चबूतरे के पत्थर पर निर्मित है, भाई ये तो गलत हो गया। यह ऊंचे चबूतरे पर नहीं है, बल्कि कैसे है, धरातल पर निर्मित है। कैसा है, धरातल पर निर्मित है, तो दूसरा वाला गलत है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियां और पुष्प चित्रों का प्रयोग जो है किया गया है, तो हम कहेंगे हाँ तीसरा वाला भी सही है। 1, 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। धमेक स्तूप के बारे में कुछ समझ लो, यहाँ पर पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं। यह सबसे पहले ईंटों से निर्मित है, किससे, ईंटों से निर्मित है। अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है। तो ये कैसा है भाई, गोलाकार के रूप में बना हुआ है। नेट पे डाल लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर चबूतरा नहीं है, इस पर धरातल पर बना हुआ है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान भी है। तो किसके लिए, स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमा रखने के लिए क्या रखे गए हैं, स्थान भी रखे गए हैं, मिलते हैं। यहाँ पर आंशिक रूप से मिट्टी एवं या ईंट से बना हुआ है, आपको याद रखना है। निचला हिस्सा पुष्पों की नक्काशी सजा है। जो निचला हिस्सा है, कैसा, निचला जो हिस्सा है पुष्पों की यहाँ पर क्या है, नक्काशी से सजा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है आपके पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछ ले आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चीनी यात्रियों को उनकी भारत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग दीजिए। चीनी यात्री हैं, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा व्यक्ति पहले आया। तो सबसे पहले इन चारों में फायान नाम के व्यक्ति आते हैं। कौन आते हैं, फायान नाम के व्यक्ति आते हैं। फिर कौन आते हैं, फिर आपके शुंग युन नाम के व्यक्ति आते हैं। कौन आते हैं, शुंग युन नाम के व्यक्ति आते हैं। उसके बाद बात करें तो ह्यूएन सांग आते हैं। कौन आते हैं, ह्यूएन सांग आते हैं। और ह्यूएन सांग के बाद अंतिम में इत्सिंग आते हैं। कौन, इत्सिंग आ जाते हैं। तो भाई इनकी अगर बात करें, ऑप्शन रहेगा सी वाला। अब बाकी देखो डेट वेट अगर आपको देखना हो तो फिर बहुत ऐसे लंबा होती चली जाएगी फिर वीडियो। थोड़ा सा आप लोग भी अपने को दिमाग को डाइवर्ट करके रखो कि भाई हमें ये चीज बता रहे हैं, तो हमारा तुरंत वहां पे करेक्ट होना चाहिए। आपकी कॉपी में इनका कार्यकाल ये था, इसके कार्यकाल में आए थे, तो थोड़ा सा आप भी रखो। आप पूरी एक्सपेक्टेशन हमसे ही रखोगे तो फिर वीडियो तो 2-2 घंटे की बन जाएंगी, फिर बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाएंगे, है ना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अशोककालीन शिलालेख हैं और उनका उल्लेख है कौश में किया गया है। पहला शिलालेख में उल्लेख क्या किया गया है, तो हम कहेंगे जीव हत्या पर रोक। क्या किया गया है, जीव हत्या पर रोक पहला शिलालेख कहता है। 8वां शिलालेख क्या कहता है, धम्म यात्रा के बारे में कहता है। 10वां शिलालेख क्या कहता है, 10वां शिलालेख राज्यों प्रादेशिक के द्वारा धर्मानुशासन। तो भाई 10वां शिलालेख तो गलत लिखा हुआ है ना, क्या है, 10वां शिलालेख आपका गलत है। 13वां शिलालेख कलिंग विजय के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, तुम्हारा ऑप्शन सी वाला रहेगा 1, 2, 4।
अच्छा, यहां पर बात कर रहा है कि 10वां शिलालेख के बारे में। तो 10वां शिलालेख महिमा की प्रसिद्धि एवं महिमा की इच्छा की निंदा की गई है। मतलब कि देवताओं का प्रिय राजा प्रिय से यश और कीर्ति से कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिय देवताओं द्वारा, देवताओं का प्रिय कौन है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। मतलब कि यहाँ पर राजा के बारे में बात की गई है। तो 10वां शिलालेख जो है आपका राज्य प्रादेशिक धर्मानुशासियों से संबंधित यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था को दर्शाता है। यह मंदिर के निर्माता ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासक को दिया जाता है। इस कौन सा मंदिर से बात यहाँ पर की जा रही है? तो थोड़ा सा भी दिमाग आपने लगाया होगा तो यहाँ पर आप देखोगे एलोरा का कैलाश मंदिर जो निर्माण है कैसे करवाया गया वो समझते हैं। किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने करवाया है। इसको पहले तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पत्थर को अलग से खोद कर निर्माण नहीं करवाया है। इन्होंने सीधा ये मान लो पर्वत है, इस पर्वत पे ही इन्होंने छेनी हथौड़ा चलाकर क्या कर दिया, इस शिलाओं को इन्होंने मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर एक तरीके से चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया है। सीधी सी बात ये है जो पूरी इतनी बड़ी कथा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी है? सामंतवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो हम कहेंगे ब्राह्मणों का बाह्य आक्रमण होना बिल्कुल उत्तरदायी है। धर्म विजय की अवधारणा का होना यह भी उत्तरदायी है। वाणिज्यिक आधारित अर्थव्यवस्था का पतन होना यह भी उत्तरदायी है। शासकों के द्वारा प्रदत्त भूमि और ग्राम अनुदान देना यह भी सामंतवाद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन हमारे चारों ही सामंतवाद के लिए उत्तरदायी हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता है? तो गुप्त काल में कौन सी मूर्ति कला की विशेषता देखने को मिलती है? तो सादा प्रभामंडल नहीं, सादा प्रभामंडल तो इनके यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि इनके यहाँ एक तरीके से सुसज्जित प्रभामंडल मिलते हैं। कैसे? सजे हुए प्रभामंडलों को दिखाया गया है, ना कि सादा प्रभामंडल। पहला गलत हो गया। मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, हाँ मोटे उत्तरीय आपके वस्त्रों का प्रदर्शन गुप्तकालीन मूर्तियों में दिखाया गया है। विष्णु अवतारों की प्रतिमा की प्रधानता, हाँ क्योंकि विष्णु के उपासक थे गुप्तकाल के लोग। मथुरा शैली के प्रतिमानों का आधारित, क्योंकि हाँ इन्होंने इसी क्षेत्र के आसपास बनाया था। 2 3 4 सही है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से युग्मों में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, भूमि के प्रकार है और विशेषताएं हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो बात करें वेलन बगाई। वेलन बगाई जो आपका भूमि का प्रकार है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि को दिया जाता था, तो हम कहेंगे सही लिखा है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के लिए जाना जाता था, ये भी सही है। साला भोग, साला भोग की बात करें मंदिरों को उपहार में नहीं, साला भोग मंदिरों में उपहार को भूमि के लिए नहीं जाना जाता था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। शाला भोग जो है आपको किसको दिया जाता था? किसी विद्यालय या किसी विद्यालय, क्या था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए, क्या था? रख रखाव के लिए जो है उसके भूमि के लिए दिया जाता था। तो यहाँ पर कहेंगे हम मंदिरों के लिए नहीं बल्कि विद्यालय के लिए जाता था साला भोग। तो सी वाला ऑप्शन गलत है। और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में भूमि के लिए जाता था, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सी वाला यहाँ पर गलत था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे किसकी राज्यसभा में? तो हम कहेंगे लक्ष्मण सेन की राज्यसभा को सुशोभित करते थे या इनकी राज्यसभा में निवास करते थे। लक्ष्मण सेन का टाइम पीरियड की बात करें 1178 से लेके 1205 इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है। और इन्होंने अपने पिता के द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर एक नामक ग्रंथ था, उस ग्रंथ की इन्होंने रचना को पूर्ण भी किया था लक्ष्मण सेन ने। तो आपको दोनों ही चीजें रखनी है याद। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे और इन्हीं के काल में ये जो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था पर विचार करना है। यह वंशानुगत व्यवस्था थी? नहीं, मुगल कालीन वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता ही है। इससे मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता है। बिल्कुल बात ठीक है, ये तो होता है। अमीर तो होते थे, है ना, आपको पता होगा अमीर होते थे। इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, जो सवार जात और सवार होते थे आपके यहाँ पर जात की सवार की जो संख्या है वो जात से अधिक नहीं होती थी, जात से कम ही या बराबर रहती थी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला भी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पर सही है, जबकि आपका पहला वाला गलत था।
कौन सी मुगल स्थापत्य कला की विशेषता है? मुगल काल में इन तीनों में कौन सी स्थापत्य कला की विशेषता है? तो संगमरमर पर, पत्थरों पर रत्नों का जड़ावत काम। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में पत्थरों पर रत्नों का या सोने का काम हुआ है, जिसे पित्तादुरा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तादुरा शैली भी कहते हैं। इस शैली को ही हम पत्थरों पर छोटे छोटे रत्नों के माध्यम से जड़ते हैं, उसको ही हम पित्तादुरा शैली कहते हैं, और इस मुगल काल में देखने को मिलता है। करेक्ट है। सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, बिल्कुल सही है, जल की व्यवस्था तो इन्होंने रखी थी। ढालू दीवारें, ढालू दीवारें नहीं थी। ढालू दीवारों की अगर बात की जाए तो आपको इसका जो मिश्रण है कहां मिलता है? तुगलक काल में मिलता है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में, ना कि मुगल काल में। तुगलक के काल में आपको कैसा मिलता है? ढालू, तिरछी या ढालुआ दीवारों का मिल रहा है उल्लेख, तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, औरंगजेब के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो औरंगजेब के काल में कुछ विद्रोह हुए हैं, उनको एक कालक्रम में चलिए व्यवस्थित हम कर लेते हैं। जैसे अगर व्यवस्थित करें अगर हम, तो सबसे पहले आपका कौन सा विद्रोह रहेगा? यहाँ पर शतनामी विद्रोह। शतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था, किसान और मुगलों के बीच में हुआ था, मथुरा के निकट। ठीक है, हालांकि हमें तो ये देखना है कालक्रम में। शतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। शहजादा अकबर का विद्रोह की बात की है, शहजादा अकबर का विद्रोह 1681 में हुआ। ठीक बात है। यहां पर बात किया है यूसुफ जाई, यूसुफ जाई का विद्रोह 1667 में हुआ, और जाट के विद्रोह की बात किया है तो 1669 में हुआ था, या 1669-70 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा अब कौन सा सही रहेगा? सबसे पहले यूसुफ जाई 1667 वाला, फिर 1669 वाला, फिर आपका 1672, फिर अंतिम में 81 आएगा ना, तो 1621 दूसरा वाला। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक तरफ पुस्तक है और रचयिता है, किस पुस्तक के रचयिता कौन है? यहां पर बात करें तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक की बात की जाए, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक की बात की है तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। किसने लिखी है? जियाउद्दीन, यहां पर ए मिला देते हैं, लिखा हुआ है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए नासरी पुस्तक की बात की है, तबकात ए नासरी पुस्तक जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखी है, तो पहले वाले से मिला देते हैं। हालांकि मिलान नहीं करना है, मैं पूछा यहाँ पर सही कौन सा है, सही देखेंगे हम। हबीब उश शेर की बात की है, खौद मीर ने लिखा है, ये सही है आपकी। हबीब उश शेर की बात की है, खौद मीर ने लिखा है। तारीख रशीदी की बात की है तो यहाँ पर तारीख रशीदी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा नहीं लिखी गई है, मिर्जा हैदर दुलगत ने लिखी है। किसने? मिर्जा हैदर दुलगत के द्वारा, दुलगत के द्वारा तारीख रशीदी को लिखा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी केवल सी वाली सही थी, बाकी ऑप्शन गलत थे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषता है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ऐसे कौन से कार्य हुए जो इनकी विशेषता है? तो इल्तुतमिश का शासनकाल सबसे पहले समझो कब था? 1211 से लेके 1236 इनका टाइम पीरियड है। इल्तुतमिश को ही आपके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो इसने ये है कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। किससे? लाहौर से दिल्ली को कैपिटल के रूप में इन्होंने चुना था। तो दिल्ली को वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, दामाद भी था। अब हम बात करें इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषता कौन कौन सी हैं? इसने शुद्ध अरबी के सिक्कों को चलन किया था, करेक्ट है। तुर्कान चहलगानी 40 दलों का इन्होंने सरदारों का गठन किया था, ये भी ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा 40 चहलगानी का गठन किया गया था, ध्यान रखना है। बलबन ने इसको समाप्त किया था। क्या कहता है? बलबन ने इसको समाप्त किया था, तो ये भी याद रख लेना। दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण नहीं, ये इल्तुतमिश ने नहीं किया है, ये खासतौर पर थोड़ा बहुत बलबन या फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन ने देखा जाता है। खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त, हाँ 1229 में खलीफा से भी मान्यता प्राप्त कर ली थी। पहला, दूसरा और चौथा सही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में विचार करना है। भू राजस्व का निर्धारण भू माप के पश्चात उपज के अनुमान पर आधारित था, बिल्कुल बात ठीक है। भू राजस्व वसूली नगद एवं अनाज दोनों रूपों में होती थी, हम कहेंगे ये भी सही है। शिवाजी काल में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी नाम का ऋण दिया जाता था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन तीनों ही सही है, तो डी वाला प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सूफी संत सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है? सोहरावर्दी संप्रदाय से कौन से संत संबंधित है? तो जलालुद्दीन तबरीजी संबंधित। कौन है? जलालुद्दीन तबरीजी जो है आपके कौन है? सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रण के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रण के रूप में, मतलब कि जो पब्लिक में नियंत्रण बना रहे,
इसके लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो आचार नियम देखता था, आम जनता को चरित्र देखता था, सार्वजनिक सदाचार की वो करता था, आपकी देखभाल करता था, शराब मांग के उपयोग पर रोक लगाता। तो ये सब काम आपके आचार नियंत्रण के मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधा के लिए नहर ए फैज का निर्माण किया था? नहर ए फैज का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिंचाई की सुविधा के लिए। शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? शाहजहां की धार्मिक नीति क्या थी, इसके बारे में ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिजदा एवं पाबोश को प्रथा को प्रारंभ करना। सिजदा एवं पाबोश प्रथा को शाहजहां ने नहीं बल्कि आपके दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, तो पहला गलत हो गया। इलाही सम्मत का प्रचलन प्रारंभ करना, तो भाई साहब याद रखना है, इलाही सम्मत का जो प्रचलन है आपका किसने किया था? शाहजहां ने खत्म किया था, बल्कि अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके? अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया, तो दूसरा वाला भी गलत है। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित करना, हाँ बिल्कुल शाहजहां ने किया था। अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध के आदेश को वापस लेना, हम कहेंगे ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है। दो, पहला और दूसरा क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है, क्यों यहां पर गलत है। नेक्स्ट आता है, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए कुछ युद्ध हैं, उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करो। बाबर ने कौन सा युद्ध कब लड़ा था? तो बाबर ने सबसे पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय की गई थी। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? तो दूसरा युद्ध आपका खानवा का युद्ध हुआ था। पहले पानी पी लिया, फिर खाना खाया था उन्होंने 1527 में। ठीक है, ये राजपूत नरेश राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 में। पानी पिया, खाना खाया, फिर उन्होंने चांद को देखा, है ना, तो 1528 में लड़ा गया था। और 1528 के बाद 28 के बाद आपका घाघरा इन्होंने फिर बाद में पहना था, तो 1529 में इन्होंने घाघरा पहना। तो ये मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के बीच में, महमूद लोदी के बीच में या महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इसके बाद इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इसके बाद 1530 में बाबर जो है, बाबर की लुढ़क गए, मृत्यु हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। चलिए खैर, हम अगर बात करें यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1526, 1527, 1528, 1529 ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ राज्य है और शासक है। रणथंभौर किससे संबंधित है? रणथंभौर हम्मीर देव से संबंधित है। बात करें चित्तौड़ की, चित्तौड़ रतन सिंह संबंधित है। मालवा की बात की तो मालवा आपके महलक देव संबंधित है। और जालौर की बात की तो कान्हड़ देव संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो है आपका रणथंभौर हम्मीर देव, चित्तौड़ रतन सिंह, मालवा आपके महकल देव और आपका जालौर कान्हड़ देव संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई? तो हम कहेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत को किया था। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे बात करें अभिकथन कारण में, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। क्या करता है भाई? शाहजहां काल तो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, तो स्थापत्य कला की स्वर्ण काल जाना जाता है, गोल्डन पीरियड, बिल्कुल सही है। उसने वास्तुकला की पित्तौदरा तकनीक की शुरुआत की? नहीं, इन्होंने शुरुआत नहीं की थी। पित्तौदरा की तकनीक की सोने एवं अन्य मूल्यवान जड़ाऊ के पत्थरों पर काम की जाए, जहांगीर के शासनकाल में ही शुरुआत की गई थी। किसके? जहांगीर के ही शासनकाल में शुरुआत की गई थी, ना कि पित्तौदर तकनीक की शुरुआत शाहजहां के शासन के लिए। हाँ, शाहजहां के लिए ताजमहल में पित्तौदर तकनीक का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन शुरुआत जहांगीर के समय में की गई। तो कारण आपका तो गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन अभिकथन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन पर हम टिक यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का है? बात कर रहा है कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सोने का सिक्का कौन सा है? तो फड़म, तार और दीनार नहीं थे, बराह नाम का जो सिक्का था सोने का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। अब आप कहोगे सर दीनार को भी तो सोने का सिक्का कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सिक्का आपको वराह को कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है भाई साहब, के सोने के छोटे सिक्के को उस समय विजयनगर की बात कर रहे हैं, सोने के गोल्ड के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? तो हम कहेंगे प्रताप कहते थे। क्या कहते थे? प्रताप एवं फड़म नाम से जानते थे, है ना। चांदी के सिक्कों क्या कहते थे? उस समय चांदी के सिक्कों को तार नाम से जानते थे, या फिर तांबे के सिक्कों के नाम से भी जानते थे, चांदी के। और तांबे के सिक्कों की बात की है तो तांबे के सिक्कों को काकनी के नाम से जाना जाता था। किसके? काकनी के नाम से जाना जाता था। तो हम समझ पाए, सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म, चांदी के सिक्कों को तार, तांबे के सिक्कों को काकनी के नाम से जाना जाता था। और प्रसिद्ध सोने के सिक्का बराह के रूप में जाना जाता था।
मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? तो शहजादा मुराद का अकबर ने किस विदेशी यात्री को आपका शिक्षक नियुक्त किया था? हम कहेंगे फादर एंथोनी मोन्सेरात। किसको? फादर एंथोनी मोन्सेरात किया था। 1578 से यह घटना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है, किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की है? किताब ए नौरस की रचना किस सुल्तान के द्वारा की गई? हम कहेंगे इब्राहिम आदिल शाह दुती। किसकी? इब्राहिम आदिल शाह दुती। आदिल शाही राजवंश से संबंधित है। किससे? आदिल शाही राजवंश से संबंधित है और इनके द्वारा ही किताब ए नौरस नाम से आपकी रचना जो है पुस्तक की गई है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? शिवाजी के प्रशासन के बारे में विचार करना है। नियमित सैनिकों को नगद वेतन जो है शिवाजी के शासनकाल में प्रदान किया जाता था। करेक्ट है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था? नहीं, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन उस समय नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर जागीरदारी देना प्रारंभ था और जमींदारी प्रथा भी चलती थी। तो हम ये तो कहेंगे गलत है। मुगल क्षेत्रों में वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई। हाँ ये भी सही है, मुगल क्षेत्रों में वसूली की, जैसे इन्होंने सूरत को लूटा था, तो यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों को लूटकर आय में वृद्धि की। तो पहला और तीसरा केवल सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। जजिया कर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? यह कर गैर मुस्लिम सदस्यों पर आरोपित किया जाता था या गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था। करेक्ट लिखा है। प्रारंभ में से भूरजिश के साथ वसूल किया जाता था, ये भी सही है। स्त्री, बच्चे और विक्षिप्त मतलब कि एक तरीके से लंगड़े, लूले, दिव्यांग व्यक्ति होते थे, इस कर से मुक्त होते थे, तो हम कहेंगे ये भी सही बात है, जजिया कर थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया था। नहीं, ये तो गलत लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर आरोपित जो है नहीं किया था, नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ही जो गलत है वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? तो ये भी पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा? राज्य है और राजवंश है। जैसे बात की जाए अहमदनगर, अहमदनगर निजाम शाही राजवंश संबंधित है। करेक्ट है। बीजापुर आपका आदिल शाही राजवंश संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बीदर की बात की जाए तो बीदर बरीद शाही राजवंश संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बरार, बरार का जैसी नाम आता है तो बरार रखना है आपको, किससे संबंधित है? बरार इमाद शाही वंश संबंधित है। किससे? इमाद शाही वंश से संबंधित है, ना कि आपकी कुतुब शाही। तो हमारा ऑप्शन कहेंगे डी वाला जो गलत है वही आपका ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बरार वाला आपका इमाद शाही राजवंश आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में अक्टूबर 24 में कुछ शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है। किन किन भाषाओं को दिया गया है? ऑप्शन में बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन में देखा जाए तो मराठी भाषा को दिया गया है, पाली भाषा को दिया गया है, प्राकृत भाषा को दिया गया है, असमिया भाषा को दिया गया है, गुजराती भाषा। तो भाई साहब इनमें से आपकी कौन कौन सी भाषा को दिया गया है? तो हम कहेंगे इनमें से मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। गुजराती भाषा को नहीं मिला है, तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर 4 तक सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार जोरदार तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में हाइप वाला ऑप्शन भी आता है, वो भी आप लोग कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट नाम से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्रीश्योर योजना के संदर्भ में विचार करें, कौन सा सही है? एग्रीश्योर जो योजना है आपकी, अगर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो इसे बजट 2024-25 में पेश किया गया था। तो बजट 2022-23 में इसको पेश किया गया था। कौन सी? 22-23 में इसको पेश किया गया था, तो ये वाला गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करना है। तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही बात है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही रहेगा, तो ए वाले पे हम टिक लगा देंगे। और एग्रीश्योर प्रायोजक है, अगर बात करें एजेंसी भारत सरकार के साथ कौन है? तो नाबार्ड है, मतलब कि स्पॉन्सर जो एजेंसी है वो नाबार्ड बैंक आपके यहाँ पर वो चुना गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है और विचार करना है कौन सा सही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तो भाई साहब इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई थी, तो पहला ऑप्शन घोषणा गलत है, क्योंकि इसकी जो घोषणा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। उत्तरी क्षेत्र जनपद में उत्तर प्रदेश के मथुरा को सर्वोत्तम जिला घोषित किया गया है। तो उत्तरी क्षेत्र के जनपद में अगर हम बात करें, उत्तरी क्षेत्र के जनपद में अगर हम बात करें, यहां पर किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल को जिला घोषित किया गया। किसमें? जम्मू कश्मीर के
गांधरबल को प्रमुख जिला, सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो केवल दूसरा वाला ही सही है, तीसरा वाला भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा विश्व अल्जाइमर दिवस। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 22 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतिम में विश्व खाद्य दिवस आएगा, ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप तो वैसे ही अब समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में विचार करना है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसको यूरोपीय एजेंसी ने प्रारंभ नहीं किया था, इसको नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। यह वर्ष 2027 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, ये किसकी, ये किसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि 2030 तक, कब 2030 तक यह बृहस्पति में आपका क्या करेगा, आपका बृहस्पति तक पहुंचेगा। तो हम कहेंगे यहां पर पूछा कौन सा सही है, ना तो हम कहेंगे पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। 2030 तक पहुंचेगा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया, किस राज्य में अवस्थित है। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस देश को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रतन नवल टाटा का हाल ही में निधन हो गया, इन पर विचार करें। तो रतन नवल टाटा का भी निधन हुआ है, इनके बारे में क्या विचार करना है देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं थे, मूल रूप से है महाराष्ट्र से संबंधित। कहां से, महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो पहला वाला गलत है। उन्होंने योजना आयोग की अस्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया हुआ है। क्या ये सही है, नहीं, हम कहेंगे ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी और शतरंज जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है, ना कि यहाँ पर योजना आयोग के अस्थायी रूप में सदस्य के रूप में कार्य किया। तो आपका ये भी आपका गलत है। हाँ, इन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो ये तो बात सही है, इन्होंने जो पीएमओ के स्थायी आपके क्या थे, आर्थिक सलाहकार थे, इसके रूप में कार्य किया, ये तो ठीक था। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन हमारा केवल तीसरा वाला सही है, 1 और 2 ऑप्शन हमारे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। नहीं भाई, मलेशिया के कुआलालंपुर में तो नहीं किया गया, तो फिर कहां पर किया गया था। तो सर हम कहेंगे इसका जो आयोजन है बुरनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवा किया गया था। कहां पर किया गया था, बुरनेई की राजधानी क्या थी, बंदरसेरी आपकी बेगवान में किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। भारत ने 2 स्वर्ण के साथ में कुल 7 पदक के नाम किए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 2014 में की गई, बिल्कुल करेक्ट है। 2024 के सम्मेलन में वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसर को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, इसकी क्या थी, थीम थी। तो हम कहेंगे दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, डी वाला सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। काजिंद 2024 के बारे में, यह इस वर्ष का 8वां संस्करण था, बिल्कुल करेक्ट है। यह अभ्यास जो है 30 सितंबर को प्रारंभ हुआ। तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल 30 सितंबर को हुआ। इसमें पहली बार इजराइल की सैन्य टुकड़ी ने प्रशिक्षण में भाग लिया। हम कहेंगे इजराइल की सैन्य टुकड़ी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो केवल पहला और दूसरा ही सही रहेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, काजिंद किसके बीच में होता है, तो भारत के बीच में तो होता ही होता है। और किसके बीच में होता है, भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में होता है। भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में काजिंद 2024 का 8वां इस बार मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो 12 मासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है। तो 12 मासा की बात करा है कि किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है, तो हम कहेंगे जो 12 मासा है बूंदी चित्रकला शैली का विषय है। कहां की, बूंदी चित्रकला शैली का विषय है। 12 महीनों का इसमें वातरणी विवरण मिलता है। किसमें, 12 महीनों का या 12 माह का इसमें विवरण जो है दिया जाता है, जो कि केशव दास की पुस्तक कवि प्रिया के 10वें अध्याय का भाग है। इसे ओरछा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था।
अगर हम बूंदी चित्रकला की थोड़ी सी बात करें, यहाँ पर हम बूंदी चित्रकला की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप देख पाओगे 17वीं शताब्दी में एक सार्वजनिक रूप से विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ था और अपनी उत्तम रंग और योजना के लिए यह उल्लेखनीय प्रगति के रूप में जानी जाती है। तो यह बूंदी जो चित्रकला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है चित्रों की बात की जाए किसके, तो पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे के अलावा जंगली जीवन का, पेड़ पौधों के अलावा जंगली जीवन का, आपके पशु पक्षी का, पशु पक्षी के अलावा पहाड़ी का, झरनों का इत्यादि ऐसे ही चित्रों का यहाँ पर जो है प्रमुख विशेषता साथ में दिखाई जाती है। तो आपकी बूंदी चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है उसकी बात कर लेते हैं। अभिकथन कहता है कि सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। कैसा है, सारनाथ जो है जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल, क्या ही सही है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। सारनाथ को विशेष रूप से लेकिन बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका हो गया सर सही कैसे हो गया, आगे बात समझते हैं। सारनाथ को वैसे बौद्ध धर्म के आपके पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया था। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है, यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि आपके जैन समुदाय के लिए भी पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आप सर वो कैसे, तो इस तरीके से क्योंकि जैन ग्रंथों में इस स्थल को सिंहपुर कहा गया है। जैन परंपरा में या जैन स्थलों में क्या कहा गया है, सिंहपुर के नाम से जो है जाना जाता है। साथ में यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म स्थान भी है। तो सारनाथ श्रेयांश 11वें आपके तीर्थंकर है श्रेयांश नाथ, उनका यहाँ पर जन्म स्थान है। और श्रेयांश नाथ महादेव का मंदिर भी आपका सारनाथ में ही है, जो कि सावन के महीने में यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए जो सारनाथ है आपके बौद्धों से संबंधित भी है और जैनों से संबंधित है। देखो कितना कंफ्यूजन पैदा कर सकता था ये क्वेश्चन अगर मैं आपको डिटेल से नहीं बताता। कारण है कि जैन धर्म की 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था, जो मैंने आपको बताया श्रेयांश नाथ का। तो यहां पर कौन से रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ए वाला मान लेते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी यहां पर सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कूट और दर्शन है, यहाँ पर एक तरफ दर्शन है और एक तरफ प्रणेता है, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात करें न्याय गौतम प्रणेता से संबंधित है, सांख्य की बात करें कपिल से संबंधित है, मीमांसा की बात करें तो जैमिनी से संबंधित है और वैशेषिक की बात करें तो कणाद से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके 6 दर्शन के मूल सिद्धांत अगर हम बात करें तो वैशेषिक, याद कर लो वैशेषिक, मिलाने के छोड़ो कभी कभी एग्जाम में आते, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग ना, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा। तो आपके 6 ये दर्शन है, इन दर्शनों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है, तो ऑप्शन में हमारा रहेगा ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। क्या है, ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अच्छा एक बात और याद रखना है, 1776 में सर विलियम जोन्स के द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद जो है ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया। तो कब किया गया था, 1776 में किया गया था। और हम पूछे किसके समय में, तो हम कहेंगे विलियम जोन्स के द्वारा। किसके, विलियम जोन्स के द्वारा जो है किया गया था। और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉजी के नाम से किया गया था। चिंता नहीं करना है, ऐसी तहसील करवाएंगे कि पूरी अपनी रटवा देंगे, यहीं पे रटवा देंगे, आपको याद बार बार नहीं करना पड़ेगा। इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में किया गया है। तो गुप्त काल में इन चारों मंदिरों में कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया गया है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ये तो बहुत फेमस मंदिर है। कंदरिया महादेव नहीं, गुप्त काल में नहीं किया गया कंदरिया महादेव का मंदिर, है ना। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है आपका चंदेल वंश के शासक धनदेव ने करवाया। किसने, चंदेल वंश के शासक धनदेव के द्वारा करवाया गया है, तो दूसरा नहीं है। विष्णु का तिगवा मंदिर, हाँ गुप्त काल में किया गया। पार्वती का नचना कोठार मंदिर भी गुप्त काल में किया गया। तो 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला 1, 3, 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन के रूप में सुख देने वाली कहा गया है। तो ऐसा कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जिसमें गाय जो होती थी उसको भोजन के रूप में सुख देने वाली गाय कहा गया है, सुत्त निपात में। अब देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर डायरेक्ट पूरा याद होगा तभी कह सकते हो कि हाँ हम ऑप्शन सही लगा के आए। सुत्त निपात में बौद्ध ग्रंथ जो है गाय को भोजन के रूप में और सुख देने वाले के रूप में जाना जाता है।
गुप्त काल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो गुप्त काल के बारे में, प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, बिल्कुल ठीक है। इस काल में दीवानी और फौजदारी जो है विधियों का पृथक्करण किया गया था, ये भी सही है। शूद्रों की स्थिति में गुप्त काल में सुधार हुआ था, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे आपका 1, 2, 3 डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो फौजदारी और दीवानी क्या थे, एक तरीके से आपकी कानून व्यवस्था थी, है ना। व्यवहार विधि और दंड विधि हुआ करती थी, और व्यवहार विधि और दंड विधि को ही अलग अलग कर दिया गया था, जिससे जो कानून है वो सही तरीके से चल सके, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम की बात की जाए यूपीएससी नट नाम है, और इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पर आप ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हमने 300 से ज्यादा प्लस क्वेश्चनों की पेपरों की टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। साथ में एक मोस्ट पॉपुलर हमारा कोर्स है क्विक रिवीजन नोट्स, कौन सा है, क्विक रिवीजन नोट्स नाम से है। आप इसमें आपको सारी पीडीएफ और वीडियो मिलती हैं, आप इसको ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से अपडेटेड सारी पीडीएफ कवर कर सकते हो, और आप अपने पूरे कोर्स को यहां पर देख पाओगे। अभी जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट नाम से। बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करना हो, टेलीग्राम पर हमें पिन कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई। तो सीधी सी बात की जाए कि कीर्तनार्जुनम, रत्नावली, कादंबरी, उपदर्शिका, ये चारों में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। तो हम कहेंगे एक तो आपकी रत्नावली है, दूसरी आपकी प्रियदर्शिका है। ये दूसरा और चौथा आपका सही है। रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। किसके, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। कीर्तनार्जुनम की बात किया तो एक संस्कृत का ग्रंथ है, और इसकी रचना जो है महाकवि भारवी के द्वारा की गई। तो यहां पर लिख देता हूं, भारवी ने इसकी जो है रचना को किया है। किसने रचना किया हुआ है, और यह जो है बहुत प्रमुख है, आपके कह सकते हो शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच में वार्तालाप के बारे में जो है दर्शाता है। किसमें, वार्तालाप के बीच में दर्शाता है। ठीक है। कादंबरी की अगर बात करें, कादंबरी की बात की जाए तो बाणभट्ट इसके लेखक है। कौन है, बाणभट्ट जो है इसके लेखक है। तो दोनों आपको ये भी याद कर लेना है। बाकी रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा में लिखित कौन सा अभिलेख है, इसका आंसर मैं चाहूं तो आप लोगों को ना बताऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सभी को शायद हमें लगता है पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप मुझे कमेंट में बताओ, प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये, आपके थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गुजरात से संबंधित है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। मैं अगर हिंट करना चाहूं तो डी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं सही है, ए और बी में एक ऑप्शन है। कौन सा सही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी कमेंट नहीं करेंगे तो या तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर वो बिल्कुल सीरियस ही नहीं है, तो इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। त्रिपिटक के बारे में, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है, त्रिपिटक में है क्या। हम कहेंगे बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन आपकी सुत्त पिटक में है, ना कि विनय पिटक में, तो गलत हो गया। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया जाता है। किसमें, दार्शनिक विषयों को शामिल किया जाता है। किसमें, अभिधम पिटक में। तो हम कहेंगे भाई ये तो सही ऑप्शन है। कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। पहला है शुद्ध पिटक में, तीसरा है शुद्ध पिटक में बुद्ध शिक्षाओं श्रावकों के नियम है। नहीं, ये आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा। कौन सा, विनय पिटक हो जाएगा। और पहले वाले में आपका जो है शुद्ध पिटक हो जाएगा। तो पहला और तीसरा तो गलत है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी वाला रहेगा। 1, 2 ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखक हैं और पुस्तक है, कौन से लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है। जयंतगार की बात किया है, जयंतगार के द्वारा कलिंगतु परडी लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। कम्मन के द्वारा रामावतारम लिखी गई है, ये भी सही है। भारवी के द्वारा कीर्तनार्जुनम लिखी गई है, ये भी आपकी ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात करें तुरुक्त देवर के द्वारा पेरी पुराणम, नहीं, ये दोनों ही पुस्तकें हैं, ये दोनों ही पुस्तकें हैं। अगर हम बात करें तुरुक्त देवर जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तुरुक्त देवर की बात करेंगे, जीवक चिंतामणि लिखी है। कौन सी, जीवक चिंतामणि, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करें यहाँ पर पेरी पुराणम की बात की जाए तो शेकिल्लार, किसकी, शेकिल्लार। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन जो हैं गलत थे, सी वाला। तो केवल 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, ए, बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट थे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार करना है कौन सा सही है।
कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख औशनम स्मृति में प्राप्त होता है। किसमें? कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है औशनम स्मृति में प्राप्त होता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो आपका किसमें उल्लेख है? आपका औशनम स्मृति में नहीं होता है, फिर किसमें होता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में होता है। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है मिलता है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। कायस्थों का प्रमुख कार्य राजस्व संबंधी कार्यों का हिसाब किताब रखना था, करेक्ट है। कायस्थों के उदय से ब्राह्मणों के अधिकारों पर आघात पहुंचा, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा। पहला वाला गलत क्यों था? याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया गया है। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? बात करें, जैन दर्शन में संसार नित्य, शाश्वत और परिवर्तनशील है। कैसा है? जैन दर्शन क्या कहता है? संसार नित्य है, शाश्वत है और परिवर्तनशील है, करेक्ट है। जैन दर्शन जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर सत्ता को स्वीकार करता है। भाई ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये गलत लिखा है। तो केवल आपका यहाँ पर ए सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की चित्रकला के संदर्भ में, किसमें? बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बाघ की चित्रकला के बारे में, इसके चित्रों में धार्मिक विषयों की प्रधानता है। क्या धार्मिक विषयों की प्रधानता है? नहीं है। इन चित्रों की रचना विभिन्न कालों में की गई। भाई साहब ये भी गलत है, इनके चित्रों की रचना जो है आपकी विभिन्न कालों में नहीं की गई, गुप्त सामंतों से संबंधित है। ठीक है, ये इसकी चौथी से पांचवी गुफा को संयुक्त रूप से रंग मंडल या रंग महल कहा जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला केवल ऑप्शन रहेगा। इसकी चौथी और पांचवी गुफाओं को ज्वाइंट रूप से रंग महल के रूप में जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? केवल ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला ही करेक्ट रहेगा। अभिकथन और कारण है, इनमें से बात करेंगे कौन सा अभिकथन कारण सही है। तो ऋग्वेद के आर्यमुक्ता पशुचारी थे, उनके जीवन में कृषि का गौण स्थान था। क्या ये सही है? हम भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऋग्वैदिक पशुचारी तो थे, लेकिन जीवन में कृषि का गौण स्थान था। पशुपालन इनका मूल था, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति एक तरीके से है ना। दूसरा है, ऋग्वेद के कुल 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख किया गया है। 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कारण भी सही है। तो ऑप्शन हमारा रहेगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, सही कर रहा है। चलिए बात करते हैं कुषाण शासक कुजुल कटफिश के बारे में। अब कुषाण शासक कुजुल कटफिश के बारे में कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात करें यहाँ पर, भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। तो नियमित रूप से, अगर नियमित रूप से कभी पूछा जाए ना, तो कुजुल कटफिश को नहीं, कुजुल कटफिश जो है तांबे के सिक्के के लिए जाने जाते हैं। कुजुल कटफिश किसके लिए? तांबों के सिक्कों के लिए जो है जाने जाते हैं, तांबों के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय कैसे दिया जाता है? बिम कटफिश को दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बिम, एक मिनट, बिम कटफिश को दिया जाता है स्वर्ण सिक्कों के लिए, और तांबे के लिए कुजुल कटफिश को दिया जाता है। दूसरा है, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, बिम कटफिश के सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृतियां स्थित है, ना कि कुजुल कटफिश के सिक्कों पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत। तो यहाँ पर लिखा है कौन सा सही है? ना तो पहला सही ना दूसरा सही, तो डी वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे, कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है, किस चीनी यात्री के विवरण से दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जिसके विवरण से दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी जो है मिलती है? तो हम कहेंगे चाउ जू कुआ। क्या है? चाउ जू कुआ व्यक्ति आया था, इसके इससे जानकारी जो है दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापार संबंधों में मिलती है, और इन टू के नाम से ही फेमस है। कैसे? इन टू के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस नाम से भी ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी चैनल पर आप लोग हमारे यूपीएससी नेट ऐप पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेस मिल जाते हैं और आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने का मिल जाती है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी किससे संदर्भित करता है? तो नाना देशी शब्द जो है व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठन को संदर्भित करता है। किसके? व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठन को नाना देशी शब्द जो है प्रमुख रहता है। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? संगम साहित्य दक्षिण भारत के राजनीतिक जीवन एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख स्रोत है। क्या ये सही है? भाई गलत है, कि आगे बात किया संगम साहित्य जो है आगे राजनीतिक जीवन, राजनीतिक गतिविधियों का स्रोत है ही नहीं, है ही नहीं। यह सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है, ना कि आपकी राजनीतिक केवल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। कारण कहता है कि संगमकालीन कवियों ग्रंथों को राजकीय संरक्षण जो है प्राप्त था। हाँ बिल्कुल सही है, इसको राजकीय पांडव शासकों का सबसे ज्यादा संरक्षण मिला था, तो हम कहेंगे ए वाला गलत है, किंतु आर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है।
नेक्स्ट आता है बल्लवाचार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। बल्लवाचार के बारे में विचार करना है। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसके? शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक माना। नहीं भाई, इन्होंने बाधक ऐसा नहीं माना था, है ना। तो तीसरा है भक्तमाल इनके रचित प्रमुख ग्रंथ है। तो भाई साहब ये भी गलत है, भक्तमाल इनके द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ नहीं है। इनके गुरु अगरदास की आज्ञा से भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा केवल एक ही सही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और भी याद रखना है कि इन्होंने कबीर और गुरु नानक की तरह विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना है। न तो एक चीज यहीं पर याद कर लो, कबीर हो या गुरु नानक हो, कबीर हो या गुरु नानक हो या आपके वल्लभाचार्य हो, इन तीनों ने ही आपके विवाहित जीवन को बाधक के रूप में नहीं माना है। ठीक है। सूफी ग्रंथ मकतूबात किसका संग्रह है? सूफी ग्रंथ है मकतूबात किसका संग्रह है, किसका ग्रंथ है? तो हम कहेंगे सूफी संतों के द्वारा अपने सहयोगी और अनुयायियों में लिखे गए पत्र के लिए मुक्तबात की जो है बात यहाँ पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। मुगल चित्रकला की विशेषताओं के बारे में गलत ऑप्शन है, कौन सा गलत है? तो बात करें चित्रकारी में नए विषयों का समावेश मुगल काल में हुआ, करेक्ट है। नए प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित था, ये भी सही है। धार्मिक आकृतियों का चित्रण यहाँ पर नहीं होता था। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे डी वाला ही सही नहीं है, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन नहीं होता था। बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि जो है दी गई थी? तो बीजापुर के शासक गरीबों की भलाई करते थे, जिसके कारण अबला बाबा की उपाधि से सम्मानित किए गए आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब इब्राहिम साहब आदिल शाह पे टिक नहीं लगा देना है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है गरीबों की भलाई के कारण अबला बाबा के रूप में जाने जाते थे, या गरीबों के दोस्त के रूप में इनको उपाधि जो है दी गई थी। नेक्स्ट आता है किस तमिल ग्रंथ में कोवलन, कन्नगी और माधवी की कथा का उल्लेख है? तो कोवलन, कन्नगी और माधवी की कथा का उल्लेख कहां मिलता है? शिल्पाधिकारम में मिलता है। किसमें? शिल्पाधिकारम में मिलता है। तमिल महाकाव्य, क्या है? तमिल महाकाव्य, ये भी आप रखो याद, तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवनल, कन्नगी, माधवी की कथा का उल्लेख मिलता है शिल्पिकादम में। इसकी रचना की बात कब की गई थी? तो 1800 वर्ष पहले की गई थी, आपको याद रखना है, 1800 वर्ष पहले की गई थी। इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो आदिगल नामक जो है आपके कवि थे, इनके द्वारा ही इसकी आपकी रचना को किया गया था। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या विशेषताओं में नयनार संतों का सही बात की गई है? तो नयनार संतों के बारे में कौन सी सही बात है? तो यहां पर बात करें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश देना, करेक्ट है। जाति प्रथा स्वीकार, इन्होंने जाति प्रथा स्वीकार नहीं की। स्थानीय भाषा का प्रयोग, इन्होंने जो है अपने जो है कह सकते हो कि भाषण है, या कह सकते हो कि जो आपके लोगों के बीच में आपके भक्ति के उपदेश है, इन्होंने जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी वाला रहेगा। जाति प्रथा को इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हक़ीक़ ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की है? तो हक़ीक़ ए हिंदी नामक किसने? अब्दुल वहीद बेलग्रामी के द्वारा। किसने? अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने हक़ीक़ ए हिंदी नामक आपके ग्रंथ की जो है रचना की गई है, और 15वीं सदी के आसपास की गई थी। कर है प्रकृति, कौन सा कर किस प्रकृति का है? तो बात करें कितने अवयव यहाँ पर सही है। तो कर की बात करें उस्र कर, कौन सा उस्र कर की बात की है? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला, अरे नहीं, ये मुसलमानों से लिया जाता था। यह क्या किससे? मुसलमानों से लिया जाता था। तो पहला वाला गलत है, हालांकि बता देता हूं, उस्र कर जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। कैसा था? भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/10 भाग जो है वसूल किया जाता था। ठीक है। गैर मुसलमानों से ले जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे। जो आपके गैर मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर, उसको खराज कहते थे, और मुसलमानों से ले जाने वाले को उस्र कहते थे। अब आपको याद आ गया होगा। खम्स की बात की जाए तो लूट से प्राप्त खजाने के हिस्सा को खम्स या खुम्स भी कहते हैं, खम्स भी कहते थे या खुम्स भी कहते हैं, कुछ भी आप याद कर लो। जकात की बात की जाए, मुसलमानों पर एक धार्मिक कर हुआ करता था, और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो 2, 3, 4 तो सही है आपके, हम सी वाले पे टिकलाएंगे, जबकि पहला वाला गलत था, बता दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया? झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था किस मुगल शासक ने? तो हम कहेंगे औरंगजेब शासक थे। कौन थे? औरंगजेब शासक के द्वारा झरोखा दर्शन की प्रथा को
जो है बन गया। झरोखा दर्शन होता क्या था? बेसिकली एक छोटे से वाक्य में अगर समझे तो छोटी सी खिड़की नुमा संरचना होती थी, उससे प्रजा को दर्शन देना ही उसको झरोखा दर्शन कहते थे। मान लो ये खिड़की है और खिड़की के इस साइड मान लो ये लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां से भाई साहब जो है आपका शासक क्या हुआ, एंट्री किया और ये जो खिड़की है यहां से ढाक के देख दिया भाई साहब, प्रजा को हाथ हिला के दिखा दिया, वही आपको झरोखा दर्शन देते थे। वो आपके औरंगजेब ने बंद कर दिया था। अमरनायक प्रणाली किस साम्राज्य की विशेषता है? अमरनायक प्रणाली की बात करें किस साम्राज्य की विशेषता है तो हम कहेंगे विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। हरियर और बुक्का नाम के, हरियर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? फिरोज शाह बहमनी के बारे में, इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की, करेक्ट है। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वेधशाला का निर्माण किया, ये भी सही है। बीदर में मदरसे का निर्माण, नहीं, बीदर में मदरसे का निर्माण इसके द्वारा जो है नहीं करवाया गया था। बीदर मदरसे का निर्माण महमूद गवाह ने करवाया था। किसने? महमूद गवाह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कार्यक्रम क्या है? बंगाल के पाल वंश के जो शासक थे इनका सही कार्यक्रम क्या है? तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले बात की जाए कौन आएंगे? सबसे पहले धर्मपाल आएंगे पहले नंबर पर। धर्मपाल के बाद कौन आएंगे? देवपाल आएंगे दूसरे नंबर पर। देवपाल के बाद आपके विग्रहपाल द्वितीय आएंगे तीसरे नंबर पर। अंतिम में महिपाल प्रथम आएंगे चौथे नंबर पर। ऑप्शन 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है? तो डी वाला ऑप्शन रहेगा। 2 1 4 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। पाल वंश की स्थापना की बात किया तो बंगाल के में की गई थी 1850 से 998 ईस्वी के बीच में। और पाल वंश की स्थापना को किसने किया था? तो गोपाल नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने? गोपाल नाम के व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई। उसके द्वारा राज्य के प्रशासनिक शुद्धिकरण की दिशा कौन से प्रयास यहां पर किए गए थे? तो कौन कौन से प्रयास किए गए थे? जागीरों को आनुवंशिक किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी, ये भी सही है। मुगल सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा, नहीं, मुगल सत्ता से उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में आपके हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो ऑप्शन केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं, मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित में से विशेषताओं पर विचार करें। कौन सा शासनकाल किसके शासनकाल से संबंधित है? तो मुद्रा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताना है किस व्यक्ति के शासनकाल से संबंधित है। तो बात करें शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ, तो शुद्ध अरबी के सिक्कों का सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया। सिक्कों पर खलीफा के नाम के अंकन, तो आपको पता होगा खलीफा की उपाधि 1229 में इल्तुतमिश को मिल गई थी। फिर इसने खलीफा पर नामों का भी अंकन किया, तो हम कहेंगे इल्तुत। तो सारे जो वाक्य तीनों इल्तुतमिश के शासनकाल की प्रणाली से संबंधित है। तो आपको यहां रखना है, चांदी का टका कहते थे और तांबे का जीतल के नाम से भी जाना जाता था। इसके सिक्कों को चांदी का टंका कहते थे और तांबे का जीतल के नाम से जाना, किसके? जीतल के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है। इल्तुतमिश के शासनकाल से पूरा वाक्य जो है संबंधित है। कौन सा विजयनगर प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है? तो विजयनगर शासन की जो प्रशासनिक इकाइयों का क्रम रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। मतलब कि ग्राम सबसे निचले स्तर पर, ग्राम के ऊपर स्थल, स्थल के ऊपर नाडु, इस नाडु के ऊपर मंडलम आते थे। तो पहला ऑप्शन यहां पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है? बात करें अगर हम, तो गयासुद्दीन तुगलक ने खेत पैमाइश के स्थान पर उपज के बंटवारे का जो है कर निर्धारण का आधार बनाया था, करेक्ट है। कारण कहता है गयासुद्दीन का उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित, नहीं, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित करना नहीं था। ऑप्शन ए सही रहेगा, किंतु आर गलत रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, इसने भूमि में सुधार वृद्धि के लिए, कृषि योग्य भूमि में उपज के लिए, इसके कारण इन्होंने इसमें किसानों में जो स्थिति है, आपकी कृषि की स्थिति है, उसमें सुधार हो सके, इसके लिए इसने यहाँ पर उपज के बंटवारे का निर्धारण जो है रखा था, ना कि अधिक से अधिक भू राजस्व के लिए। सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त की जाने वाली पद हनवली, मलकी और सफी किसको संदर्भित करती है? तो हनवली, मलकी और सफी जो है किस चीज को संदर्भित करती है? हम कहेंगे यहाँ पर समकालीन कानून को। किसको? समकालीन कानून को संदर्भित करती है।
मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित में से अभियानों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुगल शासक अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान कब किए गए इसके बारे में बात करें। जैसे मालवा की बात की है तो मालवा आपका 1561 में किया गया था। कब किया गया? 1561 में किया गया। उसके बाद गुजरात की बात की है तो गुजरात जो है आपका 1572 में किया गया। मारवाड़ की बात की है तो 1570 में किया गया था और मेवाड़ की बात किया तो 1567 में किया गया था। तो पहले पहला नंबर का आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा वाला आ जाएगा, तीसरा आपका चौथा वाला आ जाएगा और अंतिम में दूसरा आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध स्थापत्य किस शासक का मकबरा है? गोल गुम्बद के नाम से जो प्रसिद्ध स्थापत्य है, किस वास्तुकला है, किस शासक के मकबरे के रूप में जानी जाती है? तो हम कहेंगे मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में ही आपके गोल गुम्बद के नाम से इसको जाना जाता है। नीचे दिए गए विकथन कारण इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है? शाहजहां के काल में राज्य और किसानों का प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया था। बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्यक्ष संपर्क जो है टूट गया था। केंद्रीय और स्थानीय के रूप में बंटवारा देखने को मिलता है। कारण है शाहजहां ने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी को ठेके पे दे दिया एक व्यक्ति को और वो बढ़िया तरीके से वसूल करता रहता था, तो राज्य और किसानों का जो है विरोधाभास संपर्क जो है दिखाई देता है। तो ऑप्शन दोनों ही सही है और दोनों ऑप्शन की सही व्याख्या भी यहाँ पर जो है हो रही है। बात करेंगे कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक है कुतुब उपनाम से कविताएं को लिखता था? कश्मीर का शासक है जो कि कुतुब उपनाम से कविताओं को लिखता था, हम कहेंगे जैनुल आबिदीन है। कौन है? जैनुल आबिदीन है, जो कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर के इतिहास राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद जो है मिलता है और यहाँ पर कुतुब उपनाम से आपकी कहेंगे कविता है जैनुल आबिदीन ही लिखता था। जैनुल आबिदीन की अगर टाइम पीरियड की बात की है तो 1420 से लेकर आपके 1470 तक कश्मीर का सुल्तान जो है रहा है और अपने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता भाव रखने, अच्छे कर्मों के कारण से कश्मीर का अकबर जो है कहा गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे अब यहाँ पर करंट अफेयर्स के आएंगे, उनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन की बात करें, इसकी घोषणा 28 अगस्त 2024 को की गई थी। करेक्ट है। इसके लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है, ये भी सही है। इस श्रेणी के एक में यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का सब्सक्राइबर बेस 10 लाख निर्धारित किया गया है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अधिकतम 8 लाख रुपए तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। कौन सी बैंक? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है किया जाता है। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा, वरना हो सकता है कोई और टिक पे टिक लगा दो तो आपको गलत हो जाए, तो ध्यान रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 तक पर्यटन को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब देखो वर्ष याद रखो, 5 गुना तो याद रह सकता है लेकिन वर्ष भूल सकते हो, तो हम कहेंगे 2028 तक 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है पर्यटन के मामले में। किसमें? पर्यटन के मामले में। दूसरा है सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्य वर्धन प्राप्त करना है, प्रदेश के 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो हम कहेंगे ऑप्शन दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश किस व्यक्ति को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा? राम सिंह बौद्ध को। किसको? राम सिंह बौद्ध को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त जो है उत्तर प्रदेश अपने राज्य को कब तक कर देगी? हम कहेंगे 2027 तक। देखो 2027 तक मलेरिया से मुक्त कर देगी, 2028 तक क्या करेंगे हम? 5 गुना पर्यटन को बढ़ावा दे लेंगे, क्योंकि मलेरिया खत्म होगा तभी तो पर्यटन आएंगे ना। तो ऐसे याद भी कर सकते हो। सशस्त्र बल महोत्सव 2024 पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार करें, इसका महोत्सव जो है 3 सितंबर को प्रारंभ किया गया। करेक्ट है। इसका आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन में ज्यादा समझाना नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सॉरी फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गोरखपुर में पूर्वांचल के सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़, कौन है? उपराष्ट्रपति थे, हाल ही में इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जगदीप धनखड़ के द्वारा पहले पूर्वांचल में पहले सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के पहले भी एक जगह है, कहां पर आपका सैनिक स्कूल है? इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? तो विचार अगर करें, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्टेट महाअभियान की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर की गई। करेक्ट है। राज्य सरकार ने प्रदेश को 1 वर्ष में जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को सम्मानित यहां पर जो है रविकांत द्विवेदी को किया गया है, श्याम प्रकाश आपके मौर्य को किया गया है, उर्फाना प्रशांत कुमार ये गलत है। तो रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य को यहां पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, घर घर सोलर पहल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? टाटा पावर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अनुरूप इसको प्रारंभ किया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में प्रत्येक घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है, ये भी सही है। इसका प्रारंभ लखनऊ से किया गया, नहीं भाई साहब ये गलत हो जाएगा। इसका जो प्रारंभ है आपके वाराणसी से किया गया था। कहां पर किया गया था? वाराणसी से किया गया था, ना कि लखनऊ से किया गया था। ऑप्शन हमारा केवल 1 और 2 सही रहेगा, तीसरा वाला गलत है। तो आज हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज को कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इससे डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज इंग्लिश में हिंदी में ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारा जो कोर्स चल रहा है क्विक रिवीजन नोट्स नाम से, आप उसको भी थोड़ा ज्वाइन कर लोगे तो आपको सफलता जो है आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मजेदार साबित हो जाएगी। तो आज ही पर समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।